हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आंसर विद के में। स्टूडेंट्स, इस चैनल पर आपको बताया जाएगा क्लास 9, 10, 11, 12 साइंस साइड के सारे टॉपिक्स का सबसे आसान एक्सप्लेनेशन। और इसके साथ ही साथ आपको यह भी बताया जाएगा कि एग्जाम में क्या और कैसे लिख के आएँ जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिल सके और आप अच्छे से एग्जाम को क्रैक कर सकें। तो स्टूडेंट्स, आज की इस लेक्चर सीरीज में हम लोग डिस्कस करेंगे इंग्लिश ग्रामर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है स्टूडेंट्स नरेशन। जिस इस टॉपिक का नाम है नरेशन, जिसका हिंदी में अर्थ होता है कथन। नरेशन, जिसका हिंदी में अर्थ होता है स्टूडेंट्स कथन। तो आज हम डिस्कस करेंगे कथन के बारे में। जैसा कि हम लोगों को पता है, कथन जो है वो दो टाइप का होता है। एक होता है प्रत्यक्ष कथन, एक होता है अप्रत्यक्ष कथन। एक होता है डायरेक्ट स्पीच, एक होता है डायरेक्ट स्पीच और एक होता है इनडायरेक्ट स्पीच। तो सीधा सा मतलब है कि हम आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स केवल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के रूप में इसको जानते हैं, नरेशन के बारे में नहीं जानते हैं। तो वास्तव में ये जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, स्पीच, और ये जो डायरेक्ट और एक है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट एक है इनडायरेक्ट। तो नरेशन के बारे में बहुत से लोग नहीं जानते थे। तो वास्तव में ये जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये नरेशन के ही दो पार्ट होते हैं। नरेशन को दो टाइप से शो किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। एक है डायरेक्ट स्पीच और एक है इनडायरेक्ट स्पीच, माय डियर स्टूडेंट। तो हम बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट को समझना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे टीचर्स की वजह से और बहुत सारे बुक में अलग अलग रूल की वजह से और बहुत सारे अन्य प्रॉब्लम्स की वजह से उनको ये चीज़ समझने में कुछ प्रॉब्लम होती हैं, कुछ समस्याएं झेलनी पड़ती हैं, बहुत सारे कन्फ्यूजन बने रहते हैं। तो इस लेक्चर सीरीज में आपको बहुत ही आसान एक्सप्लेनेशन बताया जाएगा और इसमें आपको ये बताया जाएगा कि कैसे आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आसानी से चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे स्टूडेंट्स, ये है नरेशन। नरेशन, ये आप लोग जितना भी टॉपिक इसमें दिखाया जाए, कापी पेन लेके बैठिए और पेन से कापी में अच्छे से नोट करते रहिए। टाइम कम हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकिन एक अच्छा नोट्स बना लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो नरेशन देखेंगे स्टूडेंट, नरेशन को दो प्रकार से दर्शाया या व्यक्त किया जा सकता है। पहला है डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन, जिसको हम प्रत्यक्ष कथन कहते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट, या इसको हम अप्रत्यक्ष कथन कहते हैं। अब माय डियर स्टूडेंट्स, डायरेक्ट स्पीच क्या होता है? जैसे कि मैं ये बोल रहा हूँ, आप वीडियो में सुन रहे हैं मेरी आवाज़ को, तो अगर आप मुझे डायरेक्ट सुनते, मेरे पास बैठे होते और मैं आपको पढ़ाता, तो वो चीज़ें प्रत्यक्ष होती, आप उसको डायरेक्ट सुन होते। लेकिन अगर वही चीज़ आप कोई और जा करके बताए आपको कि मैंने ये बातें बताई हैं, तो वो क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष कथन हो जाएगा। जैसे आप अपने किसी दोस्त से बात करें, तो वो आप उससे डायरेक्ट बोल रहे हैं, वो प्रत्यक्ष कथन है। लेकिन आपका वही दोस्त जा करके किसी तीसरे को बताए, आपने उसको ये बात बताई है, तो वो उस तीसरे के लिए क्या हो जाएगा? अप्रत्यक्ष कथन हो जाएगा। अप्रत्यक्ष का मतलब किसी और के वाक्य को कोई और कहे तो अप्रत्यक्ष हो जाता है, और प्रत्यक्ष का मतलब जिसका वाक्य रहे वही बोले, वो प्रत्यक्ष कथन हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये है डायरेक्ट और ये है इनडायरेक्ट, ये सारी चीजें। तो इससे रिलेटेड अब देखिए, यहाँ पर जो नरेशन के आधार पर 5 प्रकार के वाक्य होते हैं। जो वाक्य होते हैं नरेशन के आधार पर, वो 5 प्रकार के होते हैं। पहला है असर्टिव सेंटेंस, इसको हम लोग हिंदी में साधारण वाक्य कहते हैं। और ये अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, अर्थात इसमें सकारात्मक और नकारात्मक दोनों वाक्य आते हैं, लेकिन ये असर्टिव सेंटेंस होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य या प्रश्नसूचक वाक्य होते हैं, जिसमें कि आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपका स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब से या फिर किसी क्वेश्चन वर्ड से होता है। इंपरेटिव सेंटेंस अर्थात आज्ञा सूचक वाक्य, ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनमें हमें आज्ञा का, सलाह का, सुझाव का या निवेदन का, प्रार्थना का, विनती का, इन सब का बोध होता है। तो उसको हम क्या कहते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस या आज्ञा सूचक वाक्य। ऑप्टेटिव सेंटेंस इच्छा सूचक वाक्य होता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस इसको होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस इच्छा सूचक। अब ये इच्छा सूचक वाक्य का क्या मतलब है? जिसमें हम अपनी इच्छाओं को व्यक्त करते हैं। जैसे एक किसी सुंदर दृश्य को देख के हमने कहा कि जैसे ये कितना सुंदर दृश्य है, यहाँ पर हमने अपनी इच्छा व्यक्त। जैसे एक चित्र को, एक फूल को देखिए और आपने कितना सुंदर फूल है, तो वहां पर हम अपनी इच्छा को व्यक्त कर रहे हैं। आप किसी को देख के बोलिए कि भगवान तुम्हारा भला करे, तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पर ऑप्टेटिव। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का मतलब होता है विस्मय सूचक वाक्य, अर्थात चौंकाने वाले वाक्य। जैसे आप लोग, मैं कोई क्रिकेट खेल रहे हैं या कोई गेम खेल रहे हैं, उसमें आप जीत गए, तो आप अपने अपोनेंट को कहीं ना कहीं चिढ़ाते हैं, तो कहते हैं वो कुछ कुछ कहकर चिढ़ाते हैं, तो वहां पर एक चौंकाने वाली बात होती है। तो ये होता है विस्मय सूचक वाक्य। तो ये 5 प्रकार के वाक्य हैं। इन 5 प्रकार के वाक्यों का हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन करेंगे। और यहाँ पर देखिए, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के हमारे जो मुख्य 7 नियम है। देखिए, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के 7 मुख्य नियम है। पहला है सेंटेंस पहचानना, दूसरा है सेड या सेड टू को बदलना, तीसरा है रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ना,
अब यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, रिपोर्टेड स्पीच क्या है, मान लीजिए कि आपको जानते ही नहीं है, आप बेसिक से पढ़ रहे हैं, तो अब ये आपको पता नहीं है, तो ये आपको आगे के सीरीज में बताया जाएगा, बहुत ही आसानी से एक्सप्लेन किया जाएगा। आप इसको नोट करते रहिए, कापी में आप अपना एक अच्छा नोट्स बना लीजिए, जिससे कि आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। और हमारा चौथा रूल है प्रोनाउन बदलना, पांचवा रूल है टेंस बदलना, छठवां रूल है अपने की अंग्रेजी बदलना, और सातवां रूल है निकटता को दूरस्थ में बदलना। यहाँ पर अपने की अंग्रेजी का मतलब है, आई के लिए अपने की अंग्रेजी माई होता है, ऐसे ऐसे हर एक के लिए अपने की अंग्रेजी होती है, ही के लिए हिज होता है, बी के लिए आवर होता है। तो किस तरह से हम अपने की अंग्रेजी को बदलते हैं, किस तरह से हम अपने की अंग्रेजी को बदलते हैं, वो इसमें बताया जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक डायरेक्ट कथन का एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके सामने दिया गया है। यहाँ पर लिखा है, मोहन सेड टू मी, आई मूव्ड माई न्यू हाउस यस्टरडे। मोहन ने मुझसे कहा कि मैं अपने नए घर में कल चला गया, या मैं कल अपने नए घर में चला गया। यहाँ पर देखिए, मोहन सेड टू मी आई मूव्ड माई न्यू हाउस यस्टरडे। यहाँ पर स्टूडेंट्स, जहाँ भी सेड या सेड टू रहेगा, उस वाले पार्ट, इसमें दो पार्ट है, देखिए एक पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये है, एक पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये है। तो स्टूडेंट्स, ये जो पहला पार्ट होगा जिसमें सेड या सेड टू लगा रहेगा, उसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। जिसमें सेड या सेड टू लगा रहेगा स्टूडेंट्स, उसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। और जिसमें जो इन्वर्टेड कामा में रहेगा, देखिए ये इन्वर्टेड कामा है, इस तरह का चिन्ह, ये इन्वर्टेड कामा है, जो इन्वर्टेड कामा में रहेगा स्टूडेंट्स, वो होता है रिपोर्टेड स्पीच। तो यहाँ पर दो पार्ट मिल गए, ये एक डायरेक्ट स्पीच का एक एग्जाम्पल है। तो ये रिपोर्टिंग वर्ब है और ये रिपोर्टेड स्पीच है। अब यहाँ पर देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब का ये सब्जेक्ट है, ये रिपोर्टिंग वर्ब का सेड या सेड टू रहेगा तो रिपोर्टिंग वर्ब, ये इसका सब्जेक्ट है, ये इसका ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट ये है, इसका ये, यहाँ पर देखिए अपने की अंग्रेजी है, आई के लिए अपने की अंग्रेजी माई होती है, तो ये अपने की अंग्रेजी हो गया। यहाँ पर ये यस्टरडे अर्थात समय है, ये निकटता है, तो निकटता को दूरस्थ में बदलना है। तो इस तरह से सेंटेंस पहचानना हो जाएगा। अब ये हमारा असर्टिव सेंटेंस है, ये हमारा असर्टिव सेंटेंस है। तो ये आपको बताया जाएगा स्टूडेंट्स, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, बस आपको ये पहचान लेना है। आपको ऐसे कॉपी में अपने लिख लेना है, एक एक को इंडिकेट कर लेना है। मान लीजिए आपके समझ में कुछ नहीं आ रहा है, तब भी आप इसको लिख लीजिए, क्योंकि आगे का सीरीज इतना आसान होने वाला है, इतना इतना आसान होने वाला है कि आप खुद कहेंगे कि आज से मैं ग्रामर का टीचर हूँ, आज से मैं लोगों को ग्रामर पढ़ाऊंगा। तो इतना कॉन्फिडेंस के साथ आप लोग यहाँ पर बने रहिए। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट रूल है प्रोनाउन बदलना। ये हमारे रूल्स आ गए। आप प्रोनाउन को कैसे बदलेंगे, तो जो रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है, रिपोर्टेड स्पीच का आगे जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आएगा, तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। रिपोर्टेड स्पीच का सेकंड पर्सन प्रोनाउन अगर रहेगा, तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। और रिपोर्टेड स्पीच का थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, वो नहीं बदलता है। अब ये क्या है स्टूडेंट्स, आइए इसको समझते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल छोटा सा यहाँ पर लिखा गया है। मान लीजिए लिखा है, राम सेड टू मी, राम सेड टू मी, कामा लगाइए यहाँ पे और इन्वर्टेड कामा लगाइए, आई एम गोइंग। मान लीजिए लिखा है आई एम गोइंग, इस तरह से लिखा हुआ है, राम सेड टू मी आई एम गोइंग। तो यहाँ पर देखिए, ये रिपोर्टेड स्पीच है क्योंकि इन्वर्टेड कामा में है, यहाँ सेड टू है यानी ये रिपोर्टिंग वर्ब है। तो अगर इसमें फर्स्ट पर्सन है तो ये सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, अगर सेकंड पर्सन रहेगा तो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। ये सब्जेक्ट होता है, ये ऑब्जेक्ट होता है। फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, थर्ड पर्सन है तो नहीं बदलेगा। इस तरह से आप जानेंगे कि अगर फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन है तो वो ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन है तो वो नहीं बदलेगा। तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक यहाँ पर दिया गया है, 123/सन। 123/सन का मतलब है कि फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, थर्ड पर्सन है तो नहीं बदलेगा। अब इस प्रोनाउन से रिलेटेड एक प्रोनाउन टेबल है स्टूडेंट्स, इसको आप लोग कॉपी में अपने बना लीजिए और अच्छे से इसको तैयार कर लीजिए। ये है हमारा एक प्रोनाउन टेबल, ये हमारा प्रोनाउन टेबल है। इधर ये पर्सन है कि कौन सा पर्सन रहेगा, फर्स्ट पर्सन है कि सेकंड पर्सन है कि थर्ड पर्सन है। तो इधर केस है, सब्जेक्टिव केस में उसे क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्टिव केस में क्या लिखते हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव में क्या लिखते हैं, पॉजेसिव प्रोनाउन में क्या लिखते हैं और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या लिखते हैं। आपको मेनली ये यही तीन याद करना है। ये है अपने की अंग्रेजी, ये है ऑब्जेक्ट वाला रूप, ये है सब्जेक्ट वाला रूप। तो फर्स्ट पर्सन में दो प्रोनाउन होते हैं, आई और वी। आई के लिए ऑब्जेक्ट होता है मी, बी के लिए ऑब्जेक्ट होता है अस,
आई के लिए अपने की अंग्रेजी माई, बी के लिए अपने की अंग्रेजी आवर। ये पोजेसिव प्रोनाउन है, इनको भी लिख लेंगे स्टूडेंट्स, कहीं कहीं पर आ जाएगा तो उसको आपको समझाएंगे, लेकिन मेन यही 3 याद करना है। सेकंड पर्सन केवल यू होता है तो यू का ऑब्जेक्ट भी यू होता है और यू के लिए अपने की अंग्रेजी योर होती है। थर्ड पर्सन के लिए ही, सी, इट, दे, ऐसे बहुत सारे हैं, कोई नाम आ गया, बहुत सारी चीजें हैं। तो ही के लिए होता है हिम, ऑब्जेक्ट, अपने की अंग्रेजी हिज। सी के लिए ऑब्जेक्ट होता है हर, अपने की अंग्रेजी भी हर होता है। इट के लिए ऑब्जेक्ट होता है इट और अपने की अंग्रेजी होता है इट्स, जिसको हम पॉजिटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। दे के लिए ऑब्जेक्ट होता है देम और दे के लिए अपने की अंग्रेजी या पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है। देखिए पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है देम, सॉरी देयर। तो इस तरह से ये इस, ये है थर्ड पर्सन। ये कौन से प्रोनाउन है? थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। और अगर स्टूडेंट्स मान लीजिए कि वहां पर सब्जेक्ट के रूप में आ गया कोई नाम या कोई कोई बॉय आ गया, कोई बॉय आ गया, बॉय यानी कि कोई लड़का या उसका नाम आ गया, तो उसके लिए जैसे आप लोग जानते हैं ही के लिए ऑब्जेक्ट, अभी आप इसमें पढ़े हिम होता है, ही के लिए ऑब्जेक्ट होता है हिम और अपने की अंग्रेजी होता है हिज। ऐसे ही लड़का रहेगा या उसका नाम जैसे राम आ गया, मोहन आ गया, इस तरह आ गया, तो उसका भी ऑब्जेक्ट क्या होगा? हिम होगा और उसके लिए अपने की अंग्रेजी हिज होगी। अर्थात कोई लड़का का नाम आ गया तो वो एक वचन, तो जैसे हम ही के साथ में ट्रीट करते हैं वैसे ही हम इसके साथ में ट्रीट करेंगे, जैसे हम ही के साथ में ट्रीट करते हैं वैसे ही इसके साथ में ट्रीट करेंगे। और अगर कोई लड़की आ गई, कोई लड़की अर्थात गर्ल आ गई, मान लीजिए कोई लड़की आ गई माय डियर स्टूडेंट्स, तो जैसे सी के लिए ऑब्जेक्ट होता है हर, अपने की अंग्रेजी भी हर होता है, वैसे लड़की के लिए भी ऑब्जेक्ट क्या होगा? हर, और अपने की अंग्रेजी क्या होगा? हर। तो अगर कोई लड़का आ गया तो ही वाला शब्द लड़के के लिए भी यूज होगा, लड़की आ गई तो सी वाला शब्द लड़की के लिए भी यूज होगा। इस तरह से यहाँ पर ये चीजें अंडरस्टूड हैं, इसको भी दिमाग में रख लेंगे। ये भी थर्ड पर्सन के अंतर्गत आते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट टेंस बदलना। अब टेंस को किस प्रकार से बदलते हैं? यहाँ पर जितनी भी चेंजिंग होगी माय डियर स्टूडेंट, जितनी भी चेंजिंग होगी वो होगी हमारा रिपोर्टेड स्पीच में। जैसे ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है जिसमें सेड या सेड टू होता है, सेड या सेड टू होता है, और इसके बाद इन्वर्टेड कामों में जो हमारा वो होता है रिपोर्टेड स्पीच। ये है रिपोर्टेड स्पीच। तो जितनी भी चेंजिंग हम कर रहे हैं केवल सेड या सेड टू को छोड़ करके, बाकी सेड या सेड टू केवल रिपोर्टिंग वर्ब में यही चेंजिंग होती है, बाकी चेंजिंग जितना भी होता है वो सब रिपोर्टेड स्पीच में होता है। चाहे अभी इससे पहले आप लोगों ने प्रोनाउन बदलना पढ़ा या आप इसको पढ़ रहे हैं, ये सब कॉपी में नोट कर लीजिए स्टूडेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। ये रूल जानेंगे, रटने की जरूरत नहीं है, रटा दूंगा मैं आपको, ये गारंटी लेता हूँ, लेकिन आप लोग मेरे साथ बने रहिए, इसको नोट्स करते रहिए। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ये रिपोर्टेड स्पीच में चेंज होगा। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो ये पास्ट इंडेफिनिट में बदलेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो ये पास्ट कंटिन्यूअस, ये सिमिलर है ना, तो ये पास्ट है तो ये भी पास्ट है, प्रेजेंट है तो प्रेजेंट है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलेगा। ऐसे ही ये सारी चीजें हैं, ये प्रेजेंट की सब पास्ट में बदलेंगे। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि अगर पास्ट इंडेफिनिट होगा ना तो वो पास्ट परफेक्ट में बदलता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसी में बहुत लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं। पास्ट इंडेफिनिट ये पास्ट परफेक्ट में बदलेगा, पास्ट परफेक्ट यहाँ पर ये हो गया, और पास्ट कंटिन्यूअस जो है यहाँ पर ये पास्ट कंटिन्यूअस है, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलेगा। ध्यान से समझिएगा, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में बदलता है और पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलता है। इसको लिख लीजिएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदलता है, और पास्ट परफेक्ट ये नहीं बदलता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस ये भी नहीं बदलता है। और अगर कहीं पर माय डियर स्टूडेंट्स देखिए, कहीं पर अगर बिल है तो उसका वुड हो जाएगा, सेल है तो शुड हो जाएगा, कैन है तो कुड हो जाएगा, मे है तो माइट हो जाएगा। बाकी अगर ये सब फिर से आ गए तो शुड का शुड ही लिखेंगे, ये सब नहीं चेंज होगा। लेकिन बिल का शुड हो जाएगा, सेल का वुड नहीं, बिल का वुड हो जाएगा, सेल का शुड हो जाएगा, कैन का कुड, मे का माइट। इस तरह से आप लोग ये नोट कर लीजिए, इस तरह से हम लोग टेंस में परिवर्तन करेंगे, इस तरह से टेंस में बदलाव होगा। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर है हमारा नेक्स्ट रूल है, वो है निकटता को दूरस्थ में बदलना। हम लोग कैसे निकटता को दूरस्थ में बदलेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, आइए इसको देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे निकटता को दूरस्थ में कैसे बदलेंगे। अगर टुडे है तो उस कहीं भी टुडे मिलेगा तो उसको किस में बदल देंगे? दैट डे में। टू नाइट है तो उसको दैट नाइट में बदल देंगे।
यस्टरडे को हम द प्रीवियस डे में बदलेंगे, टुमारो को द नेक्स्ट डे में बदलेंगे, नाउ को देन में बदल देंगे, हियर को दियर में बदल देंगे। इस तरह से हम निकटता को दूरस्थ में बदलते हैं। नियरेस्ट को फारेस्ट में बदलते हैं। नियरेस्ट नियर, फार यानी दूर, नियर माने निकट, तो निकटता को दूरस्थ में, नियरेस्ट को फारेस्ट में बदलते हैं। इस तरह से स्टूडेंट्स ये हमारे जनरल रूल हैं जो कि आप कॉपी में लिख लीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है और आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप क्लास 9th में इसको स्टार्ट किए हैं, ये एक कॉमन सीरीज है। ये 9th वाले बच्चों के लिए भी है, 10th वालों के लिए भी है, 11th वालों के लिए भी है, 12th वालों के, सारे क्लास के बच्चों के लिए कॉमन है, क्योंकि सब क्लास में आता है। अब ये है कि जो बेसिक चीज़ें हैं वो छोटे क्लास के बच्चों के लिए, और जो हाई लेवल के एग्जाम्पल आएंगे वो बड़े क्लास के बच्चों के लिए आएंगे स्टूडेंट। और एक बात इसके साथ ही साथ मैं आपको यही बताना चाहूँगा स्टूडेंट, देखिए जो टेंस है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमको टेंस पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। स्टूडेंट्स यहाँ पर देखेंगे टेंस के बारे में बहुत ही लोगों को कन्फ्यूजन रहता है, तो मैं आपको एक ब्रीफ में बता रहा हूँ। अगर आपको टेंस को अच्छे से समझना है तो बता दीजिएगा, एक ब्रॉड में वीडियो डाल देंगे। बस डायरेक्ट इनडायरेक्ट को अगर हमें समझना है तो हमें टेंस का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर कहीं पर प्रजेंट आए, मान लीजिए प्रजेंट है, अब वो प्रजेंट में चाहे इंडिफिनिट हो, कुछ भी हो, तो अब उसकी हमें पहचान करनी है। तो कैसे करेंगे, देखिए अगर देखिए उसमें अगर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाए, या डू या डज आ जाए, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाए, डू या डज आ जाए, या इज एम आर आ जाए, डू या डज आ जाए, इज एम आर आ जाए, या हैज आ जाए, या हैव आ जाए। देखिए ये सब अगर आएगा, ये सब रहेगा, तो आप समझ जाएंगे कि वो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस है। सीधा सीधा समझ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बस ऐसे आप समझ लेंगे। ये मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, या डू या डज रहेगा, इज एम आर रहेगा, हैज या हैव रहेगा, तो हम समझ जाएंगे वो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस है। अब वो इंडिफिनिट है, कंटिन्यूअस है, परफेक्ट है, परफेक्ट रहेंगे, उस पर हमें चर्चा नहीं करनी है। और पास्ट की पहचान कैसे होगी, तो पास्ट में देखिए मेन वर्ब का अगर सेकंड फॉर्म है तो हम कहेंगे ये पास्ट टेंस है, या फिर डिड है कहीं तो हम कहेंगे ये पास्ट टेंस है। अगर वाज या वर है, वाज या वर, इसको वियर कुछ लोग पढ़ते हैं, माय डियर, वियर नहीं है, वर है ना, वर। वाज या वर रहेगा तो भी ये क्या है, पास्ट है, या फिर हैड रहेगा, हैड। ये सारी चीजें रहेंगी तो हम समझ जाएंगे वो कौन सा टेंस है, वो है पास्ट टेंस। कौन सा टेंस है, वो पास्ट टेंस है। और फ्यूचर की अगर बात की जाए, फ्यूचर टेंस की, इफ वी आर, अगर हम लोग फ्यूचर के बारे में बात करें, है ना, इफ वी विल डिस्कस अबाउट फ्यूचर, देन हाउ वी रिकॉग्नाइज दिस, हम इसकी पहचान कैसे करेंगे। तो देखेंगे इसकी पहचान होती है, इसमें विल या सेल रहेगा, बाकी कुछ भी रहे, है ना, हमें उसका केयर नहीं करना है, बस विल या सेल रहेगा तो हम समझ जाएंगे कि वो फ्यूचर टेंस है ना। तो ये इस तरह से तीनों टेंस की हम पहचान कर लेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, डू या डज रहेगा, इज एम आर रहेगा, हैज हैव रहेगा, तो हम समझ जाएंगे कि वो क्या है, प्रेजेंट है। मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म रहेगा, डिड रहेगा, वाज वर रहेगा, ये सब रहेगा, हम समझ जाएंगे वो क्या पास्ट है। फ्यूचर के लिए माय डियर स्टूडेंट्स ये रहेगा। तो ये टेंस है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में डायरेक्ट इनडायरेक्ट के सारे सेंटेंस के से रिलेटेड बहुत ही आसान एग्जाम्पल और एक्सरसाइज को लेकर के। तब तक के लिए बाय बाय।